हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या जोन में। दोस्तों आज है संडे 7 जून 2026। आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हर संडे को। कल से आपके एग्ज़ाम है 8, 9 और 10 जून को। तो ये आज आपका लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है, तो इसको देखते जाइए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए या इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं करूँगा यहाँ से क्वेश्चन जो है फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आप ठीक है जल्दी से इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जिसने मॉक टेस्ट देखिए मॉक टेस्ट लगाने का आप कोई फ़ायदा नहीं है। आप लास्ट में मॉक टेस्ट मत लगाइए, बस ऐसे ही आंसर्स को देख लीजिए। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, अब आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हम यूपी पेट के लिए ठीक है प्रॉपर क्लासेस लेकर के आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं यूपी पेट में जो सिलेबस दिया हुआ रहता है उसके हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको ठीक है यहाँ पर दे रहा हूँ विद्या जोन। इसका जो लिंक मैं यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करा दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, हम टेलीग्राम पे लगातार शॉर्ट नोट्स अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम का ठीक है हमारा। ये देखिए यहाँ पर हम टू द पॉइंट ठीक है यहाँ पर चीज़ें अपलोड करते रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल सेक्शन में अगर जाएंगे तो कितनी सारी पीडीएफ्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स इसमें हैं, यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके बार बार आते रहते हैं एग्ज़ाम में उसके यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं। और प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर नोट जो है क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, तो आप इनको ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट के लिए जो है अपना प्रॉपर क्लासेस लेकर के आएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसके लिए आप आगे को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 88 से जीके जीएस के प्रश्न दिए हुए रहते हैं, तो आइएगा आप देखते हैं जीके जीएस का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, 38 प्रश्न होते हैं जीके जीएस का, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी की भी वीडियो लेकर के आएंगे, तो इसके बाद आप बने रहेंगे चैनल पर हिंदी की वीडियो भी। ठीक है, जब आप देख रहे हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही हिंदी की भी आ जाएगी। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 88 हमारा ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 ये रहा हमारा क्वेश्चन 88। आइएगा देखिए 88वां प्रश्न आपका क्या है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वो आपका किससे है, दालों से है क्या, किसके उत्पादन से है, जूट से है क्या, बागवानी और शहद से, बहुमूल्य खनिज से। ठीक है, तो जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है वो आपका ठीक है बागवानी और शहद से है। ठीक है, बागवानी और शहद से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। देखिए इसकी इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991 ईस्वी में निरपख तुतेज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, निरपख तुतेज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2003 तक ये क्रांति चली थी। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन जो चली 2003 तक चली, ध्यान रखना। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले, इसकी बागवानी क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित करने वाले स्वर्ण क्रांति के दौरान जो कारक थे वो क्या थे, कटाई क्षेत्र में वृद्धि थी। ठीक है, इसमें खेती की तकनीक में भी जो है सुधार किया गया था और फसल पैटर्न में भी बदलाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जिला मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर है लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल में 7.33% का योगदान देता है। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, उन सभी को आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है और सबसे छोटा जिला महोबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमतान देने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 73 है क्या, 75, 72 या 74। ठीक है, तो आर्टिकल जो 72 है आपका, इसका संबंध है राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्तियों से। देखिए आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को ठीक है 5 प्रकार से क्षमादान करते हैं। एक पहला होता है क्षमादान पूर्ण तरीके से, प्रविलंबन, विराम या सजा में छूट देना या निलंबित करना, परिहार या लघुकरण। ठीक है, ये यहाँ पर 5 प्रकार है। आर्टिकल 74 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है? ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था 1900 आपका 37 से। ठीक है, उससे पहले आगरा एवं अवध प्रांत भी हुआ करता था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में, ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। पहला उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो मनाया गया था वो 2018 में मनाया गया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का 2000 में विभाजन भी हो गया था। 13 पहाड़ी जिलों को काट करके नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। ठीक है, जिसका आगे नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका? सूरत गुजरात, जामनगर गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश या मैसूर कर्नाटक। ठीक है, तो ये अंबानी फैमिली से रिलेटेड है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वनतारा यूनिवर्सिटी इसकी जो स्थापना की गई वो जामनगर गुजरात में की गई है। ठीक है, जामनगर गुजरात में। ये पहल जो है वन्यजीव के संरक्षण, पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। उड़ीसा के मंदिरों से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? ठीक है, तो उड़ीसा का कौन सा है भाई? उड़ीसा का सीधा सीधा ओडिशी हो जाएगा। ठीक है, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, केरल में है मोहिनीअट्टम और कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कथक उत्तर भारत में है, सत्रिय असम में है, मणिपुर में मणिपुरी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेरिया विमानपत्तन कहाँ पर है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? ठीक है, तो खेरिया जो विमानपत्तन है आपका हवाई अड्डा है, कहाँ पर है ये? खेरिया आगरा में है। ठीक है, खेरिया आगरा में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं आपका? वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। देखिए उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, और आपका नोएडा में है, कुशीनगर में है और आपका अयोध्या में है एक। तो ये तो 5 इंटरनेशनल बता दिए मैंने आपको। बाकी उत्तर प्रदेश में जो कुल 16 हवाई अड्डे जो है यहाँ पर, ठीक है, कुल 16 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित हैं। ठीक है, कानपुर में चकेरी है। ठीक है, ध्यान रखना कानपुर में चकेरी है। मुरादाबाद में मोंडा पांडे। आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने 2025 में, ठीक है, किसको? आपका हरमनप्रीत कौर को पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ बैंड इन द रिवर के लेखक कौन है? ये उपन्यास उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका, पहचान और सामाजिक परिवर्तन की जांच एक स्वतंत्र राष्ट्र की अस्थिर राजनीतिक पृष्ठभूमि में करता है। ठीक है, तो ए बैंड इन द रिवर के लेखक जो है वो है आपके वीएस नायपॉल। ठीक है, ध्यान रखना वीएस नायपॉल। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अब आपको करने में इसको आसानी होगी। ठीक है, वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी इसका, ठीक है, मोटो क्या था? ठीक है, तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2027 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आप करके बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, RDX का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पर, यह हमें जानना है। तो रॉ डिटोनेशन एक्सप्लोजिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपेंशन, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये एक विस्फोटक होता है। RDX, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई, 5 अप्रैल, आपका 4 मार्च या 7 जनवरी को। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ क्योंकि आपके पास भी समय कम है। अब कौन सा संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्र
दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सार्क। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। ठीक है, 7वीं का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केनिया, पेरिस फ्रांस, या फिर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो केनिया के नैरोबी में हुआ है। ठीक है, केनिया के नैरोबी में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी जो है यहाँ पर इस बैठक का आयोजन करता है। और 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो संचालन करता था वो योजना आयोग करता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चली और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1956 तक ये रही थी, 5 साल पंचवर्षीय योजना थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज, ऑप्शन है हमारे सामने अमेठी, गोरखपुर और अयोध्या। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो खोला गया है वो पीडीए द्वारा खोला गया है, यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इस पार्क का मुख्य उद्देश्य बच्चों तथा सभी उम्र के लोगों को मनोरंजन तरीके से यातायात के नियमों की जानकारी देना है। ठीक है, अगला सवाल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है इस किस शहर में है? ठीक है, तो भारत के गुड़गांव में है इसका, गुरुग्राम में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना की गई थी वो आप याद रखिएगा 2015 में COP21 में की गई थी, भारत और फ्रांस के, ठीक है, आपका संयुक्त के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। ठीक है, ये पहला ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, देखिए 1833 के चार्टर एक्ट से क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1833 में ऐसे गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कामों को हम जानते हैं, इन्होंने 1829 में सती प्रथा को बैन कराया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107वां प्रश्न है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नोटबंदी भारत में 3 बार हुई है, सन 1900 आपका 46, 1978 और सन 2016। ठीक है, 2016 की जो नोटबंदी की गई उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। 500 और 1000 के तत्कालीन नोटों को अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 दिसंबर थी। ठीक है, 30 दिसंबर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका, प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया था? ठीक है, इसकी घोषणा की थी नोटबंदी की। विमुद्रीकरण भी नोटबंदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा। अच्छा, अगर हम बात करें विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था, तो काले धन को, ठीक है, समाप्त करना था। अब उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अकबर के शासनकाल में थे, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा और जौनपुर। तो फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी नगर की जो स्थापना की गई थी वो 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर अपना छठा खिताब जीता है? ठीक है, तो किस देश को हराया भारत ने आईसीसी अंडर 19 में 2026 विश्व कप में? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ठीक है, तो इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है जी? 110वां प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित भारत का एकमात्र त्रिसेवा कमान किस स्थान पर है जो सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत कमान के तहत जोड़ता है? ठीक है, तो लक्षद्वीप, कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर या फिर आपका कवारती में है। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर में है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, ये भारत की पहली और एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है, ट्राई सर्विस कमांड है यहाँ पर। 111वां प्रश्न है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ठीक है, देखिए हैशटैग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो रीच बढ़ाने के लिए, ठीक है, टॉपिक को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। तो हैशटैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं हम एक बार। किसी पोस्ट को हटाने के लिए, ठीक है, तो हटाने से तो संबंधित नहीं है ये। कंटेंट कम करने के लिए भी इससे संबंध नहीं है, लाइक कम करने के लिए भी नहीं है, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द एंगेजमेंट एंड रीच। आगे चलते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है? ठीक है, सोफिया किस देश की राजधानी है भाई? तो सोफिया आपकी जो राजधानी है बांग्लादेश की है क्या, बल्गारिया, अफगानिस्तान और बेनिन की? तो सोफिया जो राजधानी है वो बल्गारिया की है। ठीक है, बांग्लादेश की आप सभी जानते हैं ढाका है, अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 113वां प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ठीक है, तो रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी का इनको नोबेल भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको देश रत्न की उपाधि जो है दी गई थी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ठीक है, तो कांगो घाटी आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका स्कर्वी रोग होता है, आप सभी जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला सवाल 117वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, अटलांटा में है, न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन DC में है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का और WHO का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखते रहना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है जी, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो काशी से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, वाराणसी में है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो भी वाराणसी में है। ठीक है, ध्यान रखना, वाराणसी को जो है घाट नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 119वां प्रश्न है भाई, अगला देखिएगा, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, जिस मिशन ने मानव को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा था उस मिशन का नाम था अपोलो 11। ठीक है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ऐतिहासिक मिशन था ये अपोलो 11। ठीक है, ये 20 जुलाई 1969 को यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक उतरा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1969, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने थे। ठीक है, और उनके ठीक बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर पैर रखा था, जो कि उनके साथ ही गए थे। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने चंद्र कक्षा में कमांड मॉड्यूल का संचालन किया था। ठीक है, चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पता है क्या कहा था? ये मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, और भारत का चंद्र मिशन आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में, और जो लैंड किया था आपका 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और इसीलिए 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। 120वां प्रश्न है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? ठीक है, तो कम विकसित देश होते हैं वहाँ पर गरीबी का मुख्य कारण क्या है? लोगों की बुद्धि का अभाव है क्या, स्वैच्छिक आलस्य है क्या, आय असमानता या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव? देखिए यहाँ पर तो आय की असमानता ही नजर आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आलस्य, लोगों की बुद्धि का, ये तो एक व्यक्तिगत कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? ठीक है, तंत्रलोक के लेखक हैं बाणभट्ट, अभिनवगुप्त, भवभूति या दंडी। ठीक है, तो तंत्रलोक के जो लेखक हैं वो आपके हैं अभिनवगुप्त। ठीक है, बाणभट्ट की आप सभी जानते हैं हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षचरित है और कादम्बरी है बाणभट्ट की। ठीक है,
पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की, ठीक है। और श्रीलाल शुक्ल की आप कोई रचना बताइए, राग दरबारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 122, मातृभूमि अर्पण योजना, ठीक है। मातृभूमि अर्पण योजना के तहत पहला स्मार्ट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वाराणसी, बुलंदशहर, गोरखपुर और अयोध्या। तो मातृभूमि अर्पण योजना के तहत राज्य का पहला स्मार्ट विलेज, ठीक है, बुलंदशहर जिले में बनाया जा रहा है। बुलंदशहर के ऊंचा गांव में, ठीक है, ऊंचा गांव में विकसित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बुलंदशहर का जो ओडीओपी है वो क्या है? सिरेमिक उत्पाद है, ठीक है, सिरेमिक उत्पाद। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 123, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? केगा, नरोरा, कल्पक्कम और काकरापारा। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में ही है नरोरा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है। काकरापारा ये गुजरात में है, ठीक है। तो आप सुनते रहिए मेरी बात को, काकरापारा गुजरात में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है भाई? कोप 31 2026 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कोप 31 जो कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है 2026 में जो होगा इसी साल? तो वो तुर्की में होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तुर्की में, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कोप 30 कहाँ पर हुआ और भारत में कौन सा कोप का आयोजन होगा, ठीक है, और कब होगा, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखिए भारत का 99वां रामसर स्थल था। भारत का 100वां रामसर स्थल भी जो है परसों 5 जून को पर्यावरण दिवस पर घोषित किया जा चुका है। तो पहले मैं आपको 100वां बता देता हूँ। बलिया में है सुरहाताल, जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, उसको भारत का 100वां और यूपी का 13वां रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। और भारत का 99वां और आपका उत्तर प्रदेश का 12वां बना था शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये अलीगढ़ में है, ठीक है, जिसको तालों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लॉक्स। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जीके जीएस का, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट हिंदी की क्लास में, ठीक है, हिंदी की वीडियो में मिलते हैं। हिंदी में वहाँ पर मैं 37 प्रश्न अभी इस वीडियो के बाद जस्ट आपको अपलोड जो है हुई मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत में 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर साइट्स क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आप सभी जानते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, ठीक है, वैश्विक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। उस संधि को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और उसके तहत जो साइट्स, ठीक है, जो साइट्स आपके सामने नामित की जाती हैं उनको हम रामसर साइट्स कहते हैं, ठीक है। और ईरान का जो रामसर शहर है वो कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे के एग्जाम्स के लिए पेट पर हमारा फोकस रहेगा और यूपी SSS के, ठीक है, और वनडे एग्जाम जो भी हुआ करते हैं उन सब पर हमारा फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।